एक व्यक्ति जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगा, शादी का झांसा देने का चार्ज लगा, वो फाइनली आईएएस अधिकारी बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस व्यक्ति पर इतनी कड़ी धाराएं नहीं लगाई जा सकती। जब केस की सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली और फाइनली ये व्यक्ति आईएएस अधिकारी बन गया। इस केस के बाद सवाल ये खड़े हुए कि क्या अगर किसी व्यक्ति पर कोई मामला चल रहा हो तो वो यूपीएससी की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या वो आईएएस अधिकारी बन सकता है या फिर किसी और सरकारी नौकरी में जा सकता है? देखिए, इसमें 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि केस पेंडिंग है या उसकी वर्डिक्ट आ चुकी है। दूसरा, एफआईआर दर्ज है तो आप दोषी नहीं है, ये समझ लीजिए। तीसरा, अगर आप दोषी माने जाते हैं तो आप अपील कर सकते हैं। और चौथा, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा या 2 साल से कम की सजा। कितनी सजा है यह भी मैटर करता है। जय हिंद। एक व्यक्ति जो केमिस्ट्री टीचर के तौर पर काम किया करता था, पढ़ने में खुद भी बहुत अच्छा था, पर केमिस्ट्री टीचिंग करके वो बहुत अच्छे से अपनी कमाई कर लिया करता, ठीक ठाक लाइफ चल रही थी। अचानक से एक लड़की जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, उसने सोचा कि मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं कहीं से कोचिंग ले लेती हूं। और वो इस केमिस्ट्री टीचर के कांटेक्ट में आती है, उनसे कहती है कि क्या आप मुझे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे? वो हाँ कर देते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जैसे महीना और दिन बीतते गए तो इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और नजदीकियां बढ़ने के बाद धीरे धीरे आपस में प्रॉक्सिमिटी बढ़ी और आपस में फिजिकल रिलेशन भी बने। फिजिकल रिलेशन बनने के बाद ये लड़की प्रेग्नेंट हुई और इस व्यक्ति ने इस लड़की से कहा कि तुम कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले लो जिससे कि बच्चा टर्मिनेट हो सके। अब ये सारी कहानी यहां तक तो ठीक थी। ये लड़की कथित तौर पर ये सोचने लगी कि जो लड़का मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे शादी करने का वादा कर चुका है, वो मेरी प्रेगनेंसी से क्यों डर रहा है। फाइनली ये हुआ कि ये लड़की 14 अप्रैल 2003 को सल्फास की गोलियां खा लेती है। अब जब सल्फास की गोलियां खाती है, भाई को पता चलता है, भाई भागा भागा घर पहुंचता है, उसको अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में जब लड़की जाती है तो वहां पर अपने भाई को सारी बात बताती है और ये सब कुछ बताने के बाद वो लड़की दम तोड़ देती है। भाई सीधा पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को सारी बात बताता है, एक्यूज्ड का नाम बता देता है कि वो केमिस्ट्री टीचर है। उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है और सीधा इस लड़की के घर पहुंच जाती है। घर में इस लड़की द्वारा लिखा गया एक नोट बरामद होता है जिसमें साफ तौर पर इसने केमिस्ट्री टीचर को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, मामला कोर्ट में चलता है और फाइनली कोर्ट इस व्यक्ति को, इस केमिस्ट्री टीचर को जिसका नाम अशोक राय है, उसको सजा सुना देती है। दरअसल एक रेप का मामला था और दूसरा मामला था अबैटमेंट टू सुइसाइड का और इसके साथ ही शादी का झांसा देने का मामला था। अब सजा हो चुकी है, ये व्यक्ति जेल में है। यहां भी इसने नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दिया और आगे तैयारी करने की सोची। इसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना यूपीएससी की तैयारी की जाए, क्योंकि ये पहले भी यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहा था पर बीच में ये सब कुछ हो चुका था। उसने जब ये बात जेल के अधिकारियों को बताई, अपने साथी कैदियों को बताई, सबको लगा कि कोई व्यक्ति तो है जो पॉजिटिव बातें सोच रहा है। तो जहां चाहा वहां राह वाली बात होती है। इस व्यक्ति को जेल के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जितनी भी उनको नॉलेज थी वो नॉलेज दी, उसको किताबें ला कर दी और जो साथी कैदी थे जो यूपीएससी की तैयारी कर चुके थे उन्होंने भी काफी जानकारी इसको दी। और इसके बाद ये दिन रात तैयारी करने में जुट गया और फाइनली लाइब्रेरी में सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता। फिर 2008 का साल आया जब इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और यूपीएससी का एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, इसने अपने साथी कैदियों को बताया, जेल प्रशासन को बताया। सभी बड़े हैरान परेशान और बड़े खुश हुए, अचंभित भी उन्हें लगा कि एक कैदी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहा है, क्योंकि सभी ये पहली बार अपनी लाइफ में देख रहे थे। फिर उसने पढ़ाई अपनी छोड़ी नहीं, पढ़ाई करता रहा। फिर मेंस का एग्जाम दिया और उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई हो गया। जब यहां तक पहुंच गया तो उसके बाद लोगों ने, साथी कैदियों ने, जेल प्रशासन ने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। उसके बाद मॉक टेस्ट की बारी थी। मॉक टेस्ट में भी जिसको जितनी नॉलेज थी उसने वो नॉलेज इस केमिस्ट्री टीचर के साथ साझा की और उसे बताया कि किस तरह से इंटरव्यू को फेस किया जाता है। और फाइनली वो इंटरव्यू भी देकर आता है और यूपीएससी में साल 2009 में इसका रैंक आ जाता है और रैंक इतना अच्छा आता है कि उसे आईएएस की सर्विस अलॉट हो जाती है। इस बीच ये व्यक्ति हाईकोर्ट में अपील कर चुका था अपने केस में, क्योंकि सेशन कोर्ट से, जिला अदालत से इसे सजा हुई थी। हाईकोर्ट में अपील किया था, वहां पर बहस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, दोबारा से केस को दोबारा से प्रेजेंट किया गया। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि देखिए, इस व्यक्ति पर अबैटमेंट टू सुसाइड का मामला जो कि सेक्शन 306 के तहत है वो नहीं चलाया जा सकता। शादी का झांसा देने का मामला चलाया जा सकता है पर अबैटमेंट टू सुसाइड का मामला नहीं चलाया जा सकता।
तो जब ये बातें हाईकोर्ट ने कही, माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो कंडक्ट है इसका जेल में काफी अच्छा रहा है, क्योंकि जब कोर्ट में ऐसा केस जाता है तो अदालत जो जेल प्रशासन होता है उससे यह रिपोर्ट मांगती है कि इस व्यक्ति का जेल में कंडक्ट कैसा रहा है। तो वो रिपोर्ट काफी अच्छी थी, क्योंकि जेल में इस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे से बिहेव किया था, बहुत ही अच्छा कंडक्ट रहा था। और वो पॉजिटिव रिपोर्ट देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को राहत दी जा सकती है, और कहा कि ये अपनी जिंदगी के 5-5.5 साल जेल में काट चुका है, तो इसलिए अब इसकी बाकी सजा रिडीम की जा सकती है। और सजा को रिडीम माननीय अदालत ने किया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो आता है प्रकाश में, उसके पास ये खबर पहुंचती है, ये नेशनल हेडलाइन बन जाती है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि एक रेप के दोषी व्यक्ति को कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर बनाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा से बहस होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस HS बेदी, CK प्रसाद, वो अपनी वर्डिक्ट में कहते हैं कि जब भी कोई केस होता है तो उसमें या तो स्टेट अपील कर सकता है, यानी कि राज्य या फिर यूनियन ऑफ इंडिया इन दैट केस। दूसरा, या तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी CBI या पुलिस या CID या कोई भी डिपार्टमेंट है वो कर सकता है अपील, या फिर पीड़ित पक्ष खुद अपील कर सकता है। NCW को इस मामले में अपील करने का अधिकार नहीं है, और उनकी जो ये अपील थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। और फाइनली इस केमिस्ट्री टीचर को, अशोक राय उर्फ अमित राय को, काफी राहत मिली और वो IAS अधिकारी बन गया। अब जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद यदा कदा ये सवाल उठते रहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल केस के तहत सजा पा चुका हो या किसी के ऊपर FIR दर्ज हुई हो, तो वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या वो UPSC का एग्जाम दे सकता है? क्या वो IAS अधिकारी बन सकता है? क्या वो और किसी सरकारी नौकरी में जा सकता है? अब इसमें सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है तो आप कोई भी सरकारी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। वहां पर आपको उस केस का पूरा विवरण देना पड़ेगा, मगर आप एग्जाम दे सकते हैं। और आप यह समझ लीजिए कि अगर केस चल रहा है तब तक आप कोई भी, चाहे UPSC का, SSC का, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। और जो आपका रिजल्ट होगा केस का, जो वर्डिक्ट आएगी, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप नौकरी में कहां तक जा सकते हैं। अगर फेवर में आती है तो आप नौकरी आगे कर सकते हैं, और अगर अगेंस्ट आती है तो आपकी नौकरी फौरन चली जाएगी। और बाकी सब कुछ सरकार पर, सर्विस कमीशन पर निर्भर करता है कि वो आपको किन कंडीशंस पर नौकरी देती है। मगर नॉर्मली ऐसा होता है कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द फाइनल जजमेंट ऑफ द केस, ये एक शर्त होती है ऐसे मामलों में जिसमें कि केस पेंडिंग होता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति पर FIR दर्ज हुई है, चाहे 302, 304A कुछ भी दर्ज हुआ है, तो भी आप किसी भी सरकारी नौकरी में, UPSC में, SSC में, बैंकिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल है, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द केस। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है किसी केस में, मान लीजिए जिला अदालत ने उस व्यक्ति को सजा कर दी, कोई चोरी का मुकदमा था उसमें सजा हो गई, उसके बाद वो व्यक्ति हाईकोर्ट चला जाता है, हाईकोर्ट से उसे राहत मिल जाती है और वो सजा उसकी क्वैश हो जाती है और उसे निर्दोष हाईकोर्ट बता देती है, तो वो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर सकता है। मान लीजिए हाईकोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा, फिर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर राहत मिल जाती है तो वो अपनी नौकरी कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती और वो सजा को बरकरार रखता है तो फिर वो व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता। एक चीज बड़ी जरूरी है समझने को कि कोई व्यक्ति अगर सजा काट चुका है, पहले ही उसे सजा हुई और वो सजा काट चुका है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपकी सजा 2 साल से कम की है तो आप कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा, किस केस में आप अंदर गए थे, क्या क्या हालात थे, उसमें क्या सजा हुई, कितनी सजा काटी, कब काटी। उसके बाद सरकार के ऊपर, कमीशन के ऊपर निर्भर करेगा कि आगे आपको कहां तक लेकर जाना है। मगर नॉर्मली जो है वो रुख पॉजिटिव रहता है, क्योंकि 2 साल से कम की सजा छोटे क्राइम्स के लिए होती है और उसमें व्यक्ति के सुधरने का काफी जो है चांस होता है। मगर अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसके सुधरने के चांस ऐसा माना जाता है कि कम होते हैं। अब यहां पर मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं SK नजरुल इस्लाम केस की। यह पश्चिम बंगाल का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की थी। हुआ यह कि 26 जुलाई साल 2007 में वेस्ट बंगाल पुलिस में कांस्टेबल के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है और यह व्यक्ति उस नोटिफिकेशन का फॉर्म भर देता है। फॉर्म भरने के बाद टेस्ट होता है, सारे टेस्ट क्लियर करता हुआ ये रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और फाइनली 17 सितंबर 2007 को
ये रिक्रूट भी हो जाता है। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन, जो पुलिस वेरिफिकेशन इंटेलिजेंस की होती है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। पहले मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट इसके सारे क्लियर हो गए और वेरिफिकेशन में ये सामने आया कि इस व्यक्ति का कोई मामला एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था, जिसमें अदालत ने इसे जेल भेज दिया। उसके बाद ये पैरोल पर बाहर आया था। अब बाहर आते ही इसने फॉर्म भरा और इसका एग्जाम क्लियर हो गया, मगर अभी केस जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। क्रिमिनल केस था, उसमें चार्जेस थे आईपीसी 148, आईपीसी सेक्शन 323, आईपीसी सेक्शन 380, आईपीसी सेक्शन 427। तो ये अलग अलग चार्जेस थे। डिपार्टमेंट की ओर से इस व्यक्ति की, नजरुल इस्लाम की जो अपॉइंटमेंट थी, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ये दरअसल प्रोविजनली रिक्रूट हुआ था और फाइनली पुलिस वेरिफिकेशन में ये फेल हो गया। अब सरकार ने जब सर्विसेज को टर्मिनेट किया तो इस व्यक्ति ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं लगातार जो मामला है वो अदालत में चल रहा है और मैं उसे फेस कर रहा हूं, जो भी आउटकम होगा उसे मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, पर अभी मुझे इतनी बड़ी सजा ना दी जाए। और फाइनली माननीय हाईकोर्ट ने इस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय लेते हुए यह कहा कि इसको सरकार अपॉइंट करे एंड अपॉइंटमेंट शुड बी मेड सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द केस, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। अदालत ने कहा कि जो भी केस का फैसला आएगा वो इस व्यक्ति पर लागू होगा। अगर फैसला इसके फेवर में आता है तो इसकी नौकरी आगे चलती रहेगी और अगर फैसला अगेंस्ट आता है तो इसको फौरन सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति पर आईपीसी के सेक्शन 148, सेक्शन 323, सेक्शन 380, सेक्शन 427 जैसे मामले चल रहे हो तो उसे सरकारी नौकरी में अपॉइंट कैसे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जो ये फैसला किया गया है गलत है और कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और खास तौर पर उस पर ये धाराएं लगी हो 323, 148, 380, 427 जैसी, तो उसे सरकारी नौकरी के लायक नहीं समझा जा सकता। हालांकि विभिन्न माननीय हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी केस टू केस ये डिफर करता है, कई केसेस में रिलैक्सेशन दी है। अब यहां पर जो धाराएं इस मामले में लगी थी नजरुल इस्लाम के, वो धाराएं मैं आपको समझाता हूं। एक है आईपीसी की धारा 148, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, यह है राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, यानी कि किसी व्यक्ति पर आरोप है कि वो एक जान लेने वाले वेपन के साथ उसने दंगे में हिस्सा लिया, उसने राइट्स में हिस्सा लिया। दूसरा है 323 आईपीसी, वो है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, किसी को भी नुकसान पहुंचाना इंटेंशनली, और उसके लिए सजा का प्रावधान 323 में किया गया है। आईपीसी सेक्शन 380, उसमें लिखा है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, चोरी करना किसी के घर में। आईपीसी 427 मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज, यानी कि पैसे के लिए भी किसी के साथ जो है वो मनमानी करना, मिसचीफ करना। तो इन धाराओं के तहत नजरुल इस्लाम के खिलाफ मामला चल रहा था और अदालत ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिल्कुल सख्ती से लिया और कहा कि नजरुल इस्लाम को सरकारी नौकरी के लायक नहीं समझा जा सकता। तो ये केस टू केस डिफर करता है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने आपको सजा दे दी, कोई छोटा मामला है, 2 साल से कम की सजा हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके चांसेस ब्राइट हैं कि आपको सरकार नौकरी पर रख लेगी। अगर आपको 2 साल से अधिक की सजा हुई है तो भी आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। पहले जानकारी दे सकते हैं, अगर विभाग आपको नहीं देता फिर भी कोर्ट है एक आखिरी रास्ता, और माननीय कोर्ट या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है अगर उसको सही लगता है तो आपको नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही भगवान के ऊपर भी आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जय हिंद।